हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल इंक्लाइंड प्लस। आज की वीडियो में सॉइल मैकेनिक्स जब हम सॉइल मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हमें बेसिकली हम जैसे सॉइल मैकेनिक्स बोलते हैं उस सब्जेक्ट को हम बोलते हैं जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। और जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के जो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है सॉइल मैकेनिक्स और दूसरा होता है फाउंडेशन इंजीनियरिंग। फाउंडेशन इंजीनियरिंग, तो इस वीडियो में हम सॉइल मैकेनिक्स का क्विक रिवीजन लेने वाले हैं। सॉइल मैकेनिक्स का क्विक रिवीजन लेने वाले हैं जहां पर हम सॉइल की प्रॉपर्टीज से लेकर के आगे हम शियर स्ट्रेंथ तक जाएंगे, कंसोलिडेशन और शियर स्ट्रेंथ तक देखिए जाएंगे। अब हमको क्या करना है, इस वीडियो को आप लोग सही तरह से देखिएगा लास्ट तक। अगर हम लास्ट तक देखेंगे तो ये वीडियो लगभग 1 घंटे या 1.5 घंटे का होने वाला है। तो इस 1 या 1.5 घंटे में आप सॉइल मैकेनिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पर देखेंगे, अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर देखेंगे, साथ ही साथ अपने सब्जेक्ट को भी नेक्स्ट लेवल पर देखेंगे। अगर आपने बहुत समय पहले कभी यह सब्जेक्ट पढ़ा होगा या आपने 10-15 दिन पहले, 1 महीने 2 महीने पहले यह सब्जेक्ट पढ़ा होगा, अगर आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेते हैं तब क्या होगा कि फिर से ये सब्जेक्ट आपको रिवाइज हो जाएगा। तो ठीक है, बने रहिए वीडियो में। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो की स्टार्टिंग वाली बात है, अभी आप लाइक कर दीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, टेक्निकल इंक्लाइंड प्लस। ओके, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे सब्सक्राइब वाला बटन होगा, आपको उसे क्लिक कर देना है और साइड में बेल आइकन को भी क्लिक कर देना है, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉइल मैकेनिक्स। तो सॉइल मैकेनिक्स जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर पहली बात आती है कि व्हाट इज द सॉइल। सॉइल बनती कैसे है? तो सॉइल कैसे बनती है? जो रॉक होती है, रॉक को अगर हम डिसइंटीग्रेट कर देते हैं या डिसइंटीग्रेट रॉक अपने ही आप हो जाती है। वेदरिंग होता है, केमिकल वेदरिंग या फिजिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग और फिजिकल वेदरिंग से जो रॉक का डिकम्पोजिशन होता है, जो वेदरिंग होती है रॉक की, जो उससे लूज पार्टिकल्स मिलते हैं। ओके, वेदरिंग होती है, उससे जो लूज पार्टिकल्स मिलते हैं हम उसको क्या बोलेंगे? सॉइल बोलेंगे। अगर आप देखें कि ये रॉक है तो क्या हम इसको सॉइल बोल सकते हैं? नहीं, रॉक को आप कभी सॉइल नहीं बोलेंगे। क्यों रॉक को सॉइल नहीं बोलेंगे? क्योंकि हम जानते हैं ना कि अभी तक जो भी हमने सॉइल पढ़ा, सॉइल होता है क्या? लूज पार्टिकल्स। ओके, लूज पार्टिकल्स होते हैं। तो लूज पार्टिकल्स होंगे तो उसमें क्या होगा? देखिए, सॉलिड मास होगा। सॉलिड मास होने वाला, उसमें और क्या मिलेगा आपको? उसमें आपको एयर वॉइड्स मिलेंगे या बाइलम ऑफ वॉइड्स की बात कर सकते हैं। आपको बाइलम ऑफ सॉलिड मिलना चाहिए प्लस बाइलम ऑफ वॉइड्स मिलना चाहिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको बाइलम ऑफ वॉइड्स की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बाइलम ऑफ वॉइड्स आपको नहीं मिल पा रहे हैं, या कह सकते हैं यहाँ पर वॉइड रेशियो 0 होने वाला है। जहाँ पर वॉइड रेशियो होता है 0 तो वो सिचुएशन हो जाती है कि हम उसे बोलेंगे रॉक, और रॉक कभी सॉइल नहीं होती है। ये अलग बात है कि रॉक से ही सॉइल बनती है। तो देखिए, ओके, तो फिर देखिए आपको पता चल चुका है सॉइल में क्या क्या होता है। बाइलम ऑफ सॉलिड होता है प्लस बाइलम ऑफ वॉइड्स होता है। और जो बाइलम ऑफ वॉइड्स हैं तो उसमें क्या हो सकता है? भाई सॉइल है, लूज पार्टिकल्स उधर पड़े हुए हैं आपके, तो बाइलम ऑफ वॉइड्स में हो सकता है कि या तो एयर हो या फिर वाटर हो। ओके, बस इतनी ही चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आपको ध्यान रखना है कि अगर हम सॉइल के टोटल बाइलम की बात करेंगे तो वहाँ पर बाइलम ऑफ सॉलिड मिलेगा और बाइलम ऑफ एयर मिलेगा और बाइलम ऑफ वाटर मिलेगा। बस अगर आपको इतनी चीज़ आ रही है तो समझिए आपको सॉइल मैकेनिक्स आ रहा है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी तो हम सॉइल मैकेनिक्स की तरफ बढ़ते हैं। और सॉइल मैकेनिक्स की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले हम थोड़ा पार्टिकल साइज का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, और पार्टिकल साइज का क्लासिफिकेशन भी देखेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे सॉइल की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, पार्टिकल साइज के बेस पे सॉइल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। तो देखिए, क्ले साइज पार्टिकल्स, सिल्ट साइज पार्टिकल्स, ग्रेन साइज पार्टिकल्स, ग्रेवल साइज, क्ले, सिल्ट, सैंड और ग्रेवल और कोबल साइज पार्टिकल्स। तो इसमें आप क्या देखेंगे
जो पार्टिकल्स का साइज है क्ले का छोटा होता है, उससे बड़ा सिल्ट का, फिर उससे बड़ा सैंड का, फिर उससे बड़ा ग्रेवल का, उससे बड़ा कोबल का। ओके, चलिए आपने सॉइल पढ़ी होगी, सॉइल का नाम आपने देखा ब्लैक कॉटन सॉइल, काली कपास मिट्टी। तो काली कपास मिट्टी है क्या होती है? काली कपास मिट्टी एक ऐसी सॉइल होती है जिसको हम बोलते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सॉइलिंग होगी और ज़्यादा से ज़्यादा श्रिंकेज होगी, एक्सेसिव सॉइलिंग और एक्सेसिव श्रिंकेज। तो सॉइलिंग का क्या मतलब है और श्रिंकेज का क्या मतलब है? देखिए, एक्सेसिव सॉइलिंग और एक्सेसिव श्रिंकेज की बात आती है तो हम वहाँ पर देखते हैं कि मांट मार्मोलिनाइट नाम का एक मिनरल होना चाहिए। मांट मार्मोलिनाइट का मिनरल नाम का मिनरल होगा वहाँ पर, क्ले मिनरल्स। तो इसमें एक्सेसिव सॉइलिंग और एक्सेसिव श्रिंकेज, इसका मतलब क्या है? ये देखिए सॉइल के पार्टिकल्स हैं, ये जब सॉइल के पार्टिकल्स होंगे और आप सॉइल के पार्टिकल्स में क्या करेंगे, थोड़ा वाटर ऐड कर देंगे। आपने यहाँ पर थोड़ा वाटर ऐड कर दिया तो हमें क्या मिला है कि इसका जो वॉल्यूम था, आप ऐसा करिए, आप थोड़ी सी सॉइल लीजिए और उसमें थोड़ा वाटर ऐड करिए, फिर आप देखेंगे कि वाटर ऐड करने पर सॉइल का वॉल्यूम पहले के रिस्पेक्ट में थोड़ा चेंज हो रहा है, थोड़ा बदल रहा है, थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। ओके, थोड़ा सा वॉल्यूम आपका इंक्रीज हुआ, लेकिन इन द केस ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल एक्सेसिव कंटेंट में, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये चीज़ बढ़ने वाली है। ओके, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपकी सॉइलिंग होने वाली है। और श्रिंकेज क्या होता है? जब सॉइल के अंदर का वॉल्यूम, जो सॉइल के अंदर का जो वॉल्यूम ऑफ वाटर हमने जो ऐड किया था, अब वो जब हम उसे गर्म करेंगे, ओके, तो उसमें क्या होगा, सारा का सारा वाटर उड़ जाएगा। तो श्रिंक मतलब सिकुड़ जाती है सॉइल, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसमें सॉइलिंग होती है, मतलब फूल जाती है। और जब हम श्रिंकेज की बात करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा श्रिंक हो जाती है। दिस रीजन कॉज बाय द मांट मार्मोलिनाइट। मांट मार्मोलिनाइट की वजह से ही ये चीज़ इसमें होती है कि एक्सेसिव सॉइलिंग, एक्सेसिव श्रिंकेज। चलिए और हम कुछ देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द सॉइल। सॉइल के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं। तो चलिए आप इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ सॉइल हैं, यहाँ से आपको हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिले। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिले, अगर आप सेमेस्टर एग्ज़ाम की बात करेंगे तो सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी आपको यहाँ से, इस वीडियो से कॉन्सेप्ट आपका बिल्टअप होगा। और जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्टअप हो जाएगा तो आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं। आपको चाहिए क्या है, वहाँ पर पूछा जाएगा क्लासीफाई या व्हाट इज़ द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल की आप बात करेंगे तो आप यही चीज़ लिख सकते हैं। जब सॉइल के क्लासिफिकेशन की बात आएगी तो आप अलग चीज़ लिखेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपको 2 नंबर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि एवलियन सॉइल क्या होती है, एलुवियल सॉइल क्या होती है, लोकस्ट्रियन सॉइल क्या होती है, मरीन सॉइल क्या होती है। ठीक है, तो इस तरह से जब क्वेश्चन मिलता है देखने को, तब वहाँ पर हम सोचते हैं कि क्यों 2 नंबर छोड़ दिया, जब हम कुछ ना कुछ लिख ही लेते हैं। और आप ये देख लीजिए कि ये जो एवलियन सॉइल है, राजस्थान के किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। ओके, तो राजस्थान में क्यों पूछा गया है? क्योंकि राजस्थान में आप जानते हैं क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, और ये इसमें क्या है, रेगिस्तान वाला इलाका होता है। तो जो राजस्थान में रेगिस्तान वाला इलाका है तो वहाँ पर क्या होगा, एयर बहुत ही ज़्यादा स्पीड में चलेगी, और वहाँ एयर के थ्रू जो सॉइल है ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। विंड के थ्रू वहाँ पर सॉइल जो है ट्रांसपोर्ट होगी, तो हम उसको बोलेंगे एवलियन सॉइल। और रिवर, जो ये देखिए विंड सॉइल को ट्रांसपोर्ट कर रही थी, जब रिवर सॉइल को ट्रांसपोर्ट करेगी, रिवर आप जानते हैं नदी में आप देखते पानी बहुत गंदा गंदा आपको नज़र आता है, तो उसमें क्या हम सोचते हैं कि भाई पानी में मिट्टी हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल पानी मिट्टी हो सकती है। तो जो पानी में वो मिट्टी होती है ना, वो कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह होगी जा करके जहाँ पर वो रिवर उस मिट्टी को छोड़ देगी और वाटर कतई क्लियर हो जाएगा, वाटर कतई साफ़ हो जाएगा, क्लैरिफाई हो जाएगा, और मिट्टी को कहीं ना कहीं वो जा करके छोड़ देगा। तो उस मिट्टी को हम क्या बोलेंगे, उस मिट्टी को बोलेंगे हम एलुवियल सॉइल, जिससे बोलते हैं जलोढ़ मृदा। ओके, एलुवियल सॉइल हमसे बोलते हैं। और देखिए इंडो गंगेटिक प्लेन, जो इंडो गंगेटिक प्लेन है, तो उस जगह पर हमें एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। और लोकस्ट्रियन सॉइल क्या होती है?
लोकस्ट्रीन सोयल डिपोजिटेड इन द स्टिल वाटर। स्टिल वाटर, ये देखिए रिवर जो थी, रिवर में पानी फ्लोइंग वाटर था, मतलब पानी बह रहा था। और जब स्टिल वाटर की बात करते हैं, तालाब में जाते हैं, तालाब में जाते हैं तो हम वहाँ क्या देखते हैं भाई, तालाब में भी आपको गंदा पानी मिलता है, गंदा पानी मिलता है आपको तालाब में भी। मान लिया हम जा रहे हैं, तालाब अगर मिट्टी का बना हुआ है और साइड से जब मिट्टी स्लाइड होकर के वाटर में आती है तो क्या हो जाता है भाई, वो वाटर अपना स्टिल वाटर ही तो है ना, जब वो उसके अंदर मिट्टी जा करके उसके बॉटम में जम जाती है या डिपॉजिट हो जाती है तो हम उस चीज़ को क्या बोलेंगे, लोकस्ट्रीन सोयल। अब मरीन सोयल आता है। मरीन सोयल डिपॉजिटेड फ्रॉम द सस्पेंशन इन द सी वाटर। ठीक है, जब सी वाटर की हम बात करेंगे उसमें डिपॉजिट हो जाती है, डिपॉजिटेड फ्रॉम द सस्पेंशन इन द सी वाटर, तो उसको हम बोलेंगे मरीन सोयल। सी वाटर में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल होते हैं और वहाँ वो जो क्या करते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, तो उस चीज़ को बोलेंगे मरीन सोयल। मरीन इंजीनियरिंग का आपने नाम सुना होगा। मरीन इंजीनियर्स जो होते हैं वो सी में ही काम करते हैं। ओके, तो जो उस जगह पर जो सॉइल मिलती है उसे मरीन सॉइल बोलेंगे। ग्लेशियल सॉइल, ग्लेशियल सॉइल इज़ द ट्रांसपोर्टेड बाय आइस। जो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, उनके थ्रू जो सॉइल ट्रांसपोर्टेड होती है उसको बोलेंगे ग्लेशियल सॉइल। पीट क्या होता है, व्हाट इज द पीट? हाईली ऑर्गेनिक सॉइल, हाईली ऑर्गेनिक सॉइल, फाइबरस एंड द हाईली कंप्रेसिव। जो एक ऐसी सॉइल जिसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, फाइबरस, ओके, फाइबर होती है, और कह सकते हैं हाईली कंप्रेसिव होती है, जिसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द पीट सॉइल। अब हम बात करेंगे मक सॉइल। मक सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ फाइन पार्टिकल्स। मक सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ फाइन पार्टिकल्स इन ऑर्गेनिक सॉइल डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। ओके, पीट एंड मक क्यूमुलेटिवली अगर हम दोनों को जोड़ दें और बोलें तो हम इसको बोलेंगे क्यूमुलस सॉइल। क्यूमुलस सॉइल, देखिए अभी आपने एलुवियल सॉइल पढ़ा था, अब कोलुवियल सॉइल पढ़ेंगे। कोलुवियल सॉइल का होता है अकोमोलेशन ऑफ रॉक डेब्रिस और टैलस, अकोमोलेशन ऑफ रॉक डेब्रिस और टैलस एट द बेस ऑफ स्टीप क्लिफ। जो रॉक डेब्रिस होते हैं या फिर उसको टालस कहते हैं, एट द बेस ऑफ स्टीप क्लिफ, जो स्टीप मतलब बहुत ही तीक्ष्ण जिसमें ढाल होता है, ऐसी चोटी, उसके बेस पर जाके जो चीज़ जम जाती है हम कोलुवियल सॉइल बोलते हैं, रॉक टालस। ओके, मार्ल क्या होता है? फाइन ग्रेन्ड कैल्शियम कार्बोनेट सॉइल। जो कैल्शियम कार्बोनेट सॉइल होती है, ठीक है, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसके अगर हम बात करें फाइन ग्रेन्ड, जो उसके बहुत ही महीन ग्रेन्स होते हैं, उसको हम बोलेंगे मार्ल, जो मरीन एरिया में आपको मिलता है। सम इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स की हम बात करेंगे। यहाँ पर सम इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको पहला मिलेगा वाटर कंटेंट। देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि जो सॉइल होती है, सॉइल में अगर हम बात करें तो इसमें 3 फेज होती हैं। देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है और वॉल्यूम ऑफ एयर होता है और वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है। ठीक है, पहले हम वॉल्यूम वाटर की बात करें, वॉल्यूम ऑफ एयर की बात करेंगे। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि भाई इस जगह पे हम कह सकते हैं भाई वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर को हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स। ओके, हम यहाँ पर वाटर कंटेंट की बात करते हैं। वाटर कंटेंट को आपको समझना चाहिए। वाटर कंटेंट, कंटेंट को मतलब कंटेंट हो सकता है हम कहते हैं अंश। ओके, कितना अंश है किसी चीज़ में, कितना अंश है। हम वॉल्यूम की बात नहीं कर, हम ये चीज़ कह रहे हैं कि अगर सॉइल है, अगर 50 किलो सॉइल है, अच्छा 50 किलो सॉइल है तो उसमें कितना किलो वाटर होगा, 50 किलो सॉइल उसमें कितना किलो वाटर होगा, तो इस चीज़ को कह सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कितना % वाटर होगा। ओके, हम यहाँ पर वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बाई वेट जाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए वाटर कंटेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वाटर कंटेंट इज इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट, वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट अपॉन द वेट ऑफ ड्राई सॉइल, अब वेट ऑफ सॉलिड कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन द वेट ऑफ वाटर अपॉन द वेट ऑफ सॉइल, दिस इज कॉल्ड द वाटर कंटेंट।
आपको यहाँ से कुछ वैल्यू मिलेगी और आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कराइए, परसेंट में निकाल लीजिए वाटर कंटेंट कितना परसेंट है। ओके, अब हम वॉल्यूम रिलेशनशिप्स की बात करेंगे। यहाँ पर हमको मिलता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन। व्हाट इज द डिग्री ऑफ सेचुरेशन? डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? हम ये देखते हैं ना कि अपनी सेचुरेटेड, अपनी सॉइल कितनी सेचुरेटेड है, कितनी मात्रा में सेचुरेटेड है। तो देखिए, हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की बात करेंगे। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में वॉल्यूम ऑफ एयर होता है और प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है। अगर हम देख लें हमारे वॉइड्स में, सॉलिड्स में वो नहीं जाएगा, वाटर सॉलिड्स में नहीं जा सकता है क्योंकि सॉलिड्स में उतनी जगह नहीं होती है। जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हैं उसी में वाटर अपना जाएगा। और जहाँ पर हम सैचुरेशन की बात करते हैं, ठीक है, भीगने की बात करते हैं, तो वहाँ वाटर को ही कंसीडर किया जाएगा। तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है किसमें? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में। हमें ये चीज़ देखनी होती है। या अगर आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट अपॉन द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अब आप पोरोसिटी की बात करेंगे। पोरोसिटी मतलब अगर आप इसको हिंदी में बोलेंगे तो इसे बोलते हैं सरंध्रता। आप कुछ इसको ये बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? हम यहाँ से रंध्र की बात कर रहे हैं। रंध्र मतलब छिद्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ से इसके वॉइड्स की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। पोरोसिटी इज द कैलकुलेशन फॉर द परसेंटेज ऑफ वॉइड्स, हम ये बात कर सकते हैं। ठीक है, वॉइड्स की बात कर रहे हैं तो हम ये देखें टोटल वॉल्यूम जो था उसमें अपना कितना वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स था। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को जो पॉइंट आप पढ़ रहे हैं, जिसकी हम डेफिनेशन पढ़ने की कोशिश करें, अगर आप उसको खोल करके देखेंगे ना, तभी वो चीज़ें आपको समझ आएंगी। और जितना मैंने बताया था बस वही चीज़ें इसमें चल रही हैं। ओके, अब चलिए हम बात करते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे वॉइड रेशियो। क्या बात करें? हम यहाँ पर बात करेंगे वॉइड रेशियो। तो हमें यहाँ पर देखना है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में। तो देखिए, आप पोरोसिटी को देख पा रहे हैं, ये भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को ले रहा था टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, और ये यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ले रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के रिस्पेक्ट में। तो देखिए, मतलब दोनों ही चीज़ें वॉइड्स की बात कर रही हैं। पोरोसिटी भी वॉइड्स की बात करने की कोशिश कर रहा है और वॉइड रेशियो भी। तो यहाँ से हमें देखने को एक चीज़ मिलती है कि अगर हम यहाँ से हमें ये चीज़ देखने को मिलती है, अगर हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का कैलकुलेशन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड करेंगे तो हमें कुछ ज़्यादा ही एक्यूरेट वैल्यू मिलने वाली है। और अगर हम टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में करेंगे, टोटल वॉल्यूम में हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी आएगा और वॉल्यूम ऑफ एयर भी आएगा। तो ये थोड़ी हमें कन्फ्यूजन वाली वैल्यू देगी। ये थोड़ी सी प्रिसाइज वैल्यू नहीं हो सकती पोरोसिटी की, लेकिन जब कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है तब तो वही करना ही पड़ेगा। चलिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, एक छोटी सी बात कर लेते हैं। n इक्वल टू हमारा क्या था? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, टोटल वॉल्यूम। ओके, तो देखिए, यहाँ से अगर आप इस चीज़ को एक बार और लिखेंगे तो n इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन जो टोटल वॉल्यूम था, इसको आप वॉल्यूम ऑफ वाटर बोल सकते हैं, या फिर आप इसे बोलिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस आप इसको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बोलिए। ओके, अब आपने इसको ये बोल दिया है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है कि अगर हम यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है इसको आप क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तब आपको क्या मिलता है। देखिए, आपका ऊपर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है और नीचे आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है। इधर आपने BS ये कर दिया और प्लस आपका यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर आपने क्या किया, BS को कॉमन ले लिया। समझ पा रहे हैं आप बात को? समझ पा रहे हैं आप बात को या नहीं? तो देखिए, अभी आप ये वाला फार्मूला देखिए जो हम वॉइड रेशियो देख रहे हैं। वॉइड रेशियो इक्वल टू क्या है? VB अपॉन BS। क्योंकि ये आपको देखने को मिल रहा है VB अपॉन BS। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी वैल्यू आपको मिले वो है VB, इधर है आपका BS,
और इधर आप क्या कह सकते हैं, BB अपन BS प्लस 1। ओके, अब आप इस चीज़ को E लिखिए, ऊपर आप E लिखिए और आप यहाँ पर E प्लस 1 करेंगे तो देखिए आपका ये तो निकल के आ गया है ना, E/1 प्लस E। तो पोरोसिटी इक्वल टू होता है E/1 प्लस E, और यहाँ से अगर आप E को निकालेंगे तो E इक्वल टू निकलेगा N/1 माइनस N। ओके, चलिए हम डेंसिटी एंड यूनिट वेट की बात करते हैं। डेंसिटी और यूनिट वेट रिलेशनशिप्स की बात करेंगे तो वेट की अगर हम बात करें, व्हाट इज द वेट। ओके, वेट इक्वल टू होता है mg, और m क्या होता है, m इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ओके, m इक्वल टू आपका होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम की अगर आप बात करेंगे तो डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट। तो आप डेंसिटी को यहीं रखिए और एरिया जो है, एरिया को आप उठा करके इधर ले आइए। तो अगर आप यहाँ पर वेट जो है, वेट इक्वल टू द फोर्स ही होता है, अगर आप इसको फोर्स बोलेंगे, ठीक है, और आप यहाँ पर ए कर देंगे तो यहाँ पर ρg/h आपको मिलेगा। और आप इस चीज़ को बोल सकते हैं सिग्मा। ओके, सिग्मा आप इसको बोल सकते हैं, और सिग्मा इज द स्ट्रेस, या आप इसको यहाँ पर प्रेशर कंसीडर कर सकते हैं। इट इज द सॉइल प्रेशर इक्वल टू द ρgh, या हम ρg को बोल सकते हैं गामा इक्वल टू गामा इंटू h, आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, हम यूनिट वेट की बात करें, गामा यूनिट वेट ऑफ वाटर गामा इक्वल टू ρ इंटू जी होता है। अगर आप यूनिट वेट आप वाटर को कुछ इस तरह से लिखेंगे, गामा वाटर इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर ओवर द वॉल्यूम ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर ओवर द वॉल्यूम ऑफ वाटर W/V। ओके, अब हम यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स की बात करेंगे। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स की बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और देखिए हम क्या जानते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपने पढ़ा होगा, डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल अपॉन द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड, डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड अपॉन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तब देखिए आप यहाँ पर डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड अपने पास वाटर है, और हम सॉलिड की डेंसिटी निकाल सकते हैं। चलिए अब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड मटेरियल्स की बात करें। अगर हम इनऑर्गेनिक सॉइल की बात करते हैं, इनऑर्गेनिक सॉइल, तो उसमें हम स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.65 टू 2.85 ले सकते हैं। ओके, फॉर द ऑर्गेनिक सॉइल की बात करेंगे, इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए हमने बोल लिया था, ऑर्गेनिक सॉइल की बात करें 1.2 टू 1.4 यहाँ पर ये ले सकते हैं। चलिए टोटल यूनिट वेट ऑफ द सॉइल की बात करेंगे, गामा टी इक्वल टू द गामा इक्वल टू W अपॉन टोटल वेट अपॉन द टोटल वॉल्यूम। ड्राई यूनिट वेट तो वेट ऑफ सॉलिड अपॉन द टोटल वॉल्यूम, गामा टी यहाँ से अपना निकल आएगा। अगर हम बायंट वेट ऑफ सॉइल की बात करें तो गामा B इक्वल टू द गामा सबमर्ज इक्वल टू द गामा T मतलब गामा बल्क माइनस गामा W, आप यहाँ से कर देंगे। दिस इज ऑल्सो नोन एज द सबमर्ज्ड यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट, ऑल द पोर्स ऑफ सॉइल आर फिल्ड विद द वाटर। तो इस सिचुएशन में हमें मिलेगा डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू द 1। अगर हम बात करें अब इंटर रिलेशनशिप, तो SE इक्वल टू द W इंटू जी, आपको ये फार्मूला देखने को मिलता है। और आपको ये गामा का फार्मूला मिलता है, गामा B जिसे हम बोलते हैं बल्क यूनिट वेट, G इंटू गामा W, 1 प्लस W अपॉन 1 प्लस E, कुछ आपको ये मिलेगा देखने को। और आपको ड्राई डेंसिटी जब मिलेगा तो वहाँ पर आप वाटर को 0 कर देंगे तो G इंटू गामा W अपॉन 1 प्लस E, आपको ये मिलेगा गामा अपॉन 1 प्लस W, आप इसको बोल सकते हैं। सैचुरेटेड यूनिट वेट आपको ये मिलेगा क्योंकि यहाँ पर G इंटू गामा W जो है, ओके, G इंटू गामा W जो है, आप इसको S इंटू E से भी
रिप्लेस कर सकते हैं तो आपको ये चीज़ मिलने वाली है। फॉर द सैचुरेटेड सॉइल एस की वैल्यू 1 हो जाती है। पुट इट इनटू द अबव इक्वेशन देन वी विल गेट द गामा डब्ल्यू जी प्लस ई। ओके, अब देखिए समझ यूनिट वेट की आप बात करेंगे तो गामा डब्ल्यू जी -1/1 प्लस ई आपको ये चीज़ मिलेगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी की आप बात देखिए, गामा समझ इक्वल टू द गामा सैचुरेशन में से अगर हम गामा वाटर घटा देंगे तो मिलेगा हमको समझ यूनिट वेट। हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं भाई। स्पेसिफिक ग्रेविटी मीन्स द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स GS इक्वल टू द WS अपन BS इंटू गामा W। तो ऐसे हम गामा S अपन गामा W बोल सकते हैं। अपेरेंट आर द मास स्पेसिफिक ग्रेविटी GM इक्वल टू द गामा अपन गामा W। आपसे बोलिए मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने के जो मेथड्स होते हैं, हम यहाँ पर केवल 2 ही मेथड्स को ले रहे हैं। वो है ओवन ड्राइंग मेथड, क्योंकि ये बहुत ही प्रिसाइज होता है, और पिक्रोमीटर मेथड। और स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैलकुलेट करने के भी मेथड्स जो हैं, पिक्रोमीटर मेथड का ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। W2 - W1 अपन W3 - W4 G - 1/G, और इधर -1 इंटू द 100 आप कर देंगे। और पिक्रोमीटर मेथड भी यूज होता है किसके लिए? ये स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैलकुलेट या डिटरमाइन करने के लिए भी यूज होता है। टेम्परेचर इफेक्ट की अगर हम बात करें, G27 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम बात करें तो GT स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर एट द T डिग्री सेंटीग्रेड अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर एट द 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ द केरोसिन इज यूज्ड, केरोसिन इज द बेटर वेटिंग एजेंट, बहुत ही अच्छा भी होता है ये। द G इक्वल टू द WS अपन WS माइनस W3 प्लस W4 इंटू K। आल्सो फ्राम ऐसी बराबर W इंटू G हमें यहाँ पे लिखना होगा। श्रिंकेज लिमिट की अगर हम बात, श्रिंकेज लिमिट क्या होता है भाई? श्रिंकेज लिमिट ये होता है कि श्रिंकेज लिमिट पर भी हमको डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% मिलता है। क्यों श्रिंकेज लिमिट पे मिलता है? क्योंकि देखिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास सॉइल है, सॉइल में हमने वाटर मिलाया है। ये हमारे पास सॉइल है और सॉइल में हमने क्या किया है, यहाँ से हमने वाटर मिला लिया सॉइल में। हमने क्या किया है, इस सॉइल को हम, सॉइल में ये जो वाटर है ना, इस वाटर को हम उड़ाने की कोशिश करेंगे। जब हमने सॉइल में वाटर को मिलाया तो सॉइल का थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा है, और जब हमने यहाँ पर क्या किया, इसको गर्म करने की कोशिश करी है सॉइल को, ओवन ड्राइंग, ठीक है, हमने इसको ड्राई करने की कोशिश करी है, तब क्या हुआ, इसका वॉल्यूम चेंज होने लगा, इसका वॉल्यूम कम होने लगा और इसमें से वाटर निकलने लगा। लेकिन एक ऐसी स्टेज आएगी कि जहाँ पर जो वॉल्यूम में जो एक्सेसिव वाटर था, जो वॉइड्स में एक्सेसिव वाटर था वो निकल गया, लेकिन जितना जो सॉलिड पार्टिकल्स है ना, सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में अभी भी वाटर है, और लेकिन सॉलिड पार्टिकल्स के पास में अभी भी वाटर है, लेकिन क्या हो रहा है, वॉल्यूम इससे ज़्यादा कम नहीं हो रहा है। चाहे आप कितना भी इसको ओवन ड्राइंग मतलब गर्म करिए, चाहे आप कितना भी इसको हीट दीजिए, लेकिन इससे ज़्यादा इसका वॉल्यूम कम नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा वाटर निकल चुका होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वाटर अभी भी है, इसमें वाटर अभी भी है, लेकिन जितने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हैं फुली सैचुरेटेड हैं, हम ये मानते हैं, ये अजम्पशन माना जाता है श्रिंकेज लिमिट में। क्योंकि एक ऐसी पोजीशन आ जाती है कि जिसके बाद सॉइल का वॉल्यूम चेंज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सॉइल का वॉल्यूम डज नॉट चेंज, ओके, दिस इज कॉल्ड द श्रिंकेज लिमिट। तो श्रिंकेज लिमिट में हम कहते हैं क्या है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन यहाँ पर होगा 100%, तो एस की वैल्यू यहाँ पर 1 लेते हैं, तो एस ई इक्वल टू W इंटू जी जो होता है, तो ई इक्वल टू W इंटू जी यहाँ पर लगता है फार्मूला, किसमें, श्रिंकेज लिमिट के केस में। ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, ग्रेन साइज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें लेना पड़ता है कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। तो कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का फार्मूला क्या होता है, D60/D10, और कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का फार्मूला होता है D30 का स्क्वायर अपान
D16 to D10। तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की वैल्यू अगर 2 से कम है तो यूनिफॉर्म सॉइल होगी, अगर कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की वैल्यू 1 से 3 के बीच में वेरी कर रही है तो इसे वेल ग्रेडेड सॉइल बोलेंगे। अगर कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है तो उसको बोलेंगे वेल ग्रेडेड ग्रेवल। अगर ग्रेटर देन 6 है तो इसे बोलेंगे वेल ग्रेडेड सैंड। आपने पढ़ा होगा प्लास्टिसिटी इंडेक्स, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स का फार्मूला था IP = WL - WP। मतलब WL - WP का मतलब क्या होता है भाई? लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। इफ द प्लास्टिक लिमिट इज ग्रेटर देन द लिक्विड लिमिट देन IP इज रिपोर्टेड एज 0। अगर प्लास्टिक लिमिट आपकी लिक्विड लिमिट से ज़्यादा हो जाती तो यहाँ पर हम इसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स लेंगे 0। चलिए सॉइल के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, IP की वैल्यू एक तरफ है और एक तरफ आप सॉइल का डिस्क्रिप्शन लेते हैं। अगर 0 है तो सॉइल को नॉन प्लास्टिक बोलेंगे, 1 से 5 है तो उसे बोलेंगे स्लाइट प्लास्टिक, 5 से 10 है तो उसको लो प्लास्टिक, 10 से 20 है तो उसे बोलेंगे मीडियम प्लास्टिक, 20 से 40 हाईली प्लास्टिक और ग्रेटर देन द 40 वेरी हाई प्लास्टिक सॉइल। चलिए हम बात करें कंसिस्टेंसी इंडेक्स। कंसिस्टेंसी इंडेक्स का जो फार्मूला था IC = WL - WN upon WL - WP। वाटर कंटेंट इज नेचुरल स्टेट ऑफ सॉइल। लिक्विडिटी इंडेक्स की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, WL = WN माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट या W - WP कह सकते हैं, अपन WL - WP कर सकते हैं। आप यहाँ पर ये फार्मूला इसको कुछ ही लिख सकते हैं ना भाई, WL - W upon IP। कंसिस्टेंसी इंडेक्स लिखिए आप, लिक्विड लिमिट कंसिस्टेंसी, लिक्विड लिमिट में से आप क्या घटाएंगे? नेचुरल वाटर कंटेंट घटाएंगे। अब आप लिक्विडिटी इंडेक्स की बात करने लगे तो जो आपके पास वाटर कंटेंट दे रखा है ना नेचुरल, उसमें से आप प्लास्टिक की बात करिए, अपन IP की बात करिए। फ्लो इंडेक्स की अगर आप बात करेंगे तो W1 - WP या W1 - W2, WP नहीं, log 10 N2/N1 करिए। टफनेस इंडेक्स की अगर आप बात बोलेंगे तो IT = IP/IF, प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपन फ्लो इंडेक्स आपको मिले। श्रिंकेज रेशियो क्या होता है भाई? श्रिंकेज रेशियो आपको लिखना होगा गामा D। अगर आपको कुछ नहीं मिलता है इस तरह से, तब आपको क्या करना है, सारा डेटा आपके पास दिया हुआ तो आप करिए गामा D/गामा W, श्रिंकेज रेशियो आपको मिल जाएगा। गामा D निकालने के लिए आपको कोई ना कोई लिंक दे रखा हो, आप गामा D निकालिए, अपन गामा W कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई करिए। चलिए अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की इक्वल टू द 2 टाइम्स ऑफ द शियर स्ट्रेंथ ऑफ क्ले सॉइल अंडर द अंडरएंड कंडीशन। तो कंसिस्टेंसी और QU की वैल्यू हम क्या बोल सकते हैं? अगर अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेस देन द 25 वेरी सॉफ्ट, 25 से 50 सॉफ्ट, 50 से 100 मीडियम, 100 से 200 स्टिफ, 200 से 400 वेरी स्टिफ, ग्रेटर देन द 400 हार्ड होगी। अब आपने नाम सुना होगा सेंसिटिविटी क्या होती है? देखिए, सेंसिटिविटी इज द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इज द रेशियो ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल सैंपल अपॉन रिमोल्डेड, जो सॉइल का सैंपल होता है। हमने क्या किया है इस सिचुएशन को आप कुछ इस तरह से समझिए। जो देखिए, जो सॉइल सैंपल हमें ये मिली थी, अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल था, अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल था। तो सॉइल सैंपल हमने यहाँ से खोदा है, ठीक है, यहाँ पर निकाल लिया हमने, इसको क्या किया, अनडिस्टर्ब है अभी ना, खोदा वैसे यहाँ पर रख दिया अनडिस्टर्ब्ड। तो इसकी क्यू लीजिए, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालिए, ठीक है। दूसरी स्टेज और ये जो हमने सॉइल सैंपल लिया था, हमने इसको रिमोल्ड कर दिया कुछ इस तरह से, हमने इसको रिमोल्ड कर दिया। लो, मोल्ड में डाल करके हमने कुछ इसमें डिस्टर्बेंस पैदा कर दिया। अब जो इस अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसको निकालिए। फिर क्या करिए, जो अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल था वो वाली और जो रिमोल्डेड सॉइल सैंपल के जो स्ट्रेंथ, वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ थी, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ थी, उसका रेशियो निकालिए, दैट इज कॉल्ड द सेंसिटिविटी।
सॉइल क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द सेंसिटिविटी, अगर 1 से 4 है तो नॉर्मल क्लासिफिकेशन में लाएंगे, नॉर्मल है, नॉर्मल सॉइल है। अगर आप 4 से 8 की बात करें, सेंसिटिव सॉइल है, एक्स्ट्रा सेंसिटिव के लिए 8 से 16 वैल्यू, 16 से ज़्यादा तो क्विक। अब देखिए थिक्सोट्रॉपी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरियस टाइम डिफरेंट टाइम्स एंड दिस कैन बी आस्क्ड इन द मल्टीपल सिलेक्शन टाइप क्वेश्चंस एंड द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपको भी देखने को मिलेगा, और फिल इन द ब्लैंक्स में भी आया है, और मैच द फॉलोइंग में भी थिक्सोट्रॉपिक को जोड़ा गया है। तो थिक्सोट्रॉपिक क्या होता है? थिक्सोट्रॉपिक इज द प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन क्ले बाय वर्च्यू ऑफ विच दे रीगेन इफ लेफ्ट अलोन फॉर सम टाइम अ पार्ट ऑफ स्ट्रेंथ लॉस्ट ड्यू टू द रिमोल्डिंग। देखिए ये क्या कह रहा है, ये थिक्सोट्रॉपी बोल रहा है ना कि अगर हम सर्टेन सॉइल को हम क्या करते हैं, अगर हम सर्टेन सॉइल को अकेला छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, तब इसमें क्या होगा, ये खुद की शेप को रिगेन करेगा, खुद की स्ट्रेंथ को रिगेन करेगा, ठीक है, खुद अपने आप रिमोल्ड हो जाएगा, अपने आप रिमोल्ड हो तो जाएगा, ठीक है। अगर हम कुछ समय के लिए इसको छोड़ देंगे सॉइल को, हमने सॉइल सैंपल निकाला और उसके लिए कुछ समय के लिए छोड़ दिया, तो इसने रिगेन करने की कोशिश की, इसने अपने शेप को रिगेन करना चाहा, इसने अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन करना चाहा, मिट्टी ने अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन करना चाहा। लेकिन रिमोल्डिंग जो होती है भाई, हमने कहीं से निकाला है, दोबारा वो रिमोल्ड होने लगा है, कुछ समय के लिए छोड़ दिया, तो उसकी वजह से कुछ स्ट्रेंथ, पार्ट ऑफ स्ट्रेंथ लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। आप सिंपल वर्ड में समझिए। और डिफिनीसन की बात है तो आप इस डिफिनीसन को यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए थिक्सोट्रॉपी क्या होता है, इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सर्टेन क्ले बाय वर्च्यू ऑफ विच दे रिगेन इफ लेफ्ट अलोन फॉर सम टाइम अ पार्ट ऑफ स्ट्रेंथ लॉस्ट ड्यू टू द रिमोल्डिंग, ठीक है। अब आपको तो बेसिक हिंदी में समझिए कि बात क्या थी थिक्सोट्रॉपी की। हमने सॉइल को निकाला था, बाहर रख दिया था, अकेला कुछ समय के लिए छोड़ दिया था, तो उसने अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन करना चाहा, लेकिन जब रिमोल्डिंग हुई उसमें तो उसकी वजह से कुछ स्ट्रेंथ का पार्ट लॉस्ट हो गया। कोई बात नहीं, हो जाने दो। रिलेटिव डेंसिटी एंड द डेंसिटी इंडेक्स। तो देखिए रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी इंडेक्स का एक फार्मूला आपको मिलेगा ई मैक्स। आपको देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको 2 तरह से मिल सकता है देखने को, ई मैक्स माइनस ई अपान ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इंटू द 100, या फिर आपको ये मिल सकता है कि इसने बॉयड रेशियो नहीं दे रखा है भाई, आपसे इसने बात करी है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और मिनिमम ड्राई डेंसिटी के बारे में। तब आप क्या करेंगे, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी के बारे में इसने बात करी है और मिनिमम ड्राई डेंसिटी के बारे में बात करी है, तो आप यहाँ पर करिए गामा डी मैक्स अपान गामा डी, और आगे वाली ब्रैकेट में लिखिए गामा डी माइनस गामा डी मिनिमम। ओके, तो आप कुछ इस चीज़ को इस तरह से लिख सकते हैं, 1 अपान गामा डी मिनिमम माइनस 1 अपान गामा डी अपान 1 अपान गामा डी मिनिमम माइनस 1 अपान गामा डी मैक्सिमम। तो देखिए आप यहाँ पर ये कुछ बात को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर ई मैक्सिमम किया था, ई मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम बॉयड रेशियो ज़्यादा है, ज़्यादा बॉयड्स हों तो सिचुएशन में क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगी कम होगी। तभी यहाँ पर इसका कुछ रिवर्स वाली सिचुएशन 1 अपान गामा डी मिनिमम लिया है। गामा डी मिनिमम होगा, अगर हम उसको कुछ इस तरह से कर देंगे, 1/, कर देंगे तो मतलब वो मैक्सिमम देने की कोशिश करेगा, तो मैक्सिमम बॉयड रेशियो में मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप 1 अपान गामा डी को ये देख सकते हैं, जब आप इसको सिंप्लीफाई करें, गामा डी को इधर ले जाएंगे, गामा डी एम को इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो आप कुछ यहाँ से कटेगा और मिलेगा आपको फार्मूला ये ई मैक्स। अगर मैक्सिमम बॉयड रेशियो की बात करें, मैक्सिमम बॉयड रेशियो होता है 91%, मिनिमम बॉयड रेशियो होता है 35%। फॉर द ग्रेनुलर सॉइल अज्यूमिंग द सॉइल ग्रेन्स आर द स्फेरिकल एंड द यूनिफॉर्म। अगर हम एक्टिविटी की बात करेंगे ना, एक्टिविटी ऑफ सॉइल, एक्टिविटी ऑफ क्ले IP अपॉन द % बाई वेट फाइनर देन द 2 माइक्रोन।
एक्टिविटी अगर 0.75 से कम है तो उसे इनएक्टिव सॉइल बोलेंगे, 0.75 से 1.25 तक है नॉर्मल एक्टिव सॉइल, अगर ग्रेटर देन 1.25 से एक्टिव सॉइल बोलेंगे। Concept of percent finer, the percent retained on the particular sieve, weight of soil retained on that sieve upon the total weight of the soil taken into the 100%. Percent finer than the sieve under the reference 100 minus the cumulative percent retained. Sedimentation analysis, particular size greater than the particle size less than the 75 माइक्रोन से अगर कम है तब इस सिचुएशन में अपना स्टोक्स लॉ वायलेट हो जाता है। ध्यान रखिए, अगर पार्टिकल का साइज 75 माइक्रोन से कम है, मतलब क्ले से भी थोड़ा कम, तब वहाँ पर नहीं, सिल्ट से कम हो गया, सिल्ट से कम है, क्ले की सिचुएशन आ गई है, तो वहाँ पर स्टोक्स लॉ वायलेट हो जाता है। और फार्मूला हमको मिलता है गामा डी स्क्वायर जी एस माइनस 1/18 म्यू। ओके, चलिए, करेक्शन फॉर द हाइड्रोमीटर रीडिंग। मिनिस्कस करेक्शन आपको देखने को मिलता है, जिसको हम प्लस में लेते हैं। टेम्परेचर करेक्शन मिलता है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस में लेंगे, अगर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस में लेंगे। डिस्पर्जिंग करेक्शन या डिफ्लोकुलेटिंग एजेंट वाला करेक्शन अगर है तो यहाँ पर हम क्या चीज़ लेने वाले हैं, यहाँ पर इसको नेगेटिव में लेने वाले हैं। इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन ISSCS, प्रीफिक्स एंड सफिक्स फॉर द ISS एंड CS। ग्रेवल के लिए हम G लेते हैं, सैंड के लिए प्रीफिक्स S लेते हैं, सिल्ट के लिए M लेते हैं, और क्ले के लिए C लेते हैं, ऑर्गेनिक सॉइल के लिए O लेते हैं, पीट के लिए PT लेते हैं। अब देखिए, वेल ग्रेडेड की बात करेंगे तो W मिलेगा, पुअरली ग्रेडेड की बात करें P मिलेगा, सिल्टी के लिए बात करें M मिलेगा, क्ले की बात करेंगे तो C मिलेगा। अगर WL 35% से कम है तो L मिलने वाला है, 35 से 50 के बीच है तो I मिलने वाला है, ग्रेटर देन द 50% है तो S मिलने वाला है। ओके, ए लाइन और यू लाइन, ए लाइन इक्वेशंस और यू लाइन इक्वेशंस। ओके, ए लाइन इक्वेशंस की अगर बात करें, ए लाइन का जो फार्मूला था IB = 0.73 WL-20, और यू लाइन की बात करेंगे IB = 0.9 WL-8। क्ले मिनरल्स, एक्टिविटी वैल्यूज ऑफ द मिनरल्स। क्ले मिनरल्स के लिए, क्ले मिनरल्स में कितनी वैल्यूज होनी चाहिए इन मिनरल्स की। देखिए, सोडियम का जो मांट मार्मोलिनाइट होता है उसकी वैल्यू 4 से 7, कैल्शियम का मांट मार्मोलिनाइट होता है उसके लिए 1.5, इलाइट होता है उसके लिए 0.5 to 1.3, काओलिनाइट होता है उसके लिए 0.3 to 0.45, हेलोसाइट होता है उसके लिए 0.1, और कैल्साइट होता है उसके लिए 0.2 क्वार्टिज। हेलोसाइट एंड द काओलिनाइट क्लेज आर यूज्ड फॉर द मेकिंग चाइना बेयर्स। चाइना मिट्टी के जो पॉट्स होते हैं उसके लिए हेलोसाइट और काओलिनाइट का यूज होता है। मांट मार्मोलिनाइट मिनरल हैव द वान डेर वाल्स फोर्स, जिसमें वान डेर वाल्स फोर्स होता है, जिसको हम बोलते हैं वीक बॉन्ड बिटवीन द बेसिक लेयर्स, सो इट शोज मोर स्वेलिंग। एक्टिविटी चार्ट की बात करें, देखिए एक्टिविटी चार्ट ऊपर बना हुआ, मांट मार्म सबसे देखिए सबसे ज़्यादा वो होता है, एक्टिविटी की अगर बात करें सबसे ज़्यादा होता है इसमें मांट मार्मोलिनाइट में, उसके बाद एलाइट में, फिर काओलिनाइट में। ओके, थैंक यू। ये था बेसिक्स, यहाँ तक अपना था बेसिक्स ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, बेसिक्स ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। यहाँ पर हमने सॉइल की प्रॉपर्टीज़ की बात करी थी। अब जो आगे हम पढ़ेंगे परमेबिलिटी, सीपेज, इफेक्टिव स्ट्रेस, फ्लो नेट, अनकन्फाइंड फ्लो, सॉइल कंपैक्शन, कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन। ओके, यहाँ तक हम बचा हुआ पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही।